नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट तो देते ही हैं, साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी आपके लिए लेकर आते हैं। और आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मनोज जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट के, वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल की, और साथ ही हमारे साथ धर्मेश भाटिया जी हैं एनवीडी एमिरेट्स से। आप तीनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज की कुछ बड़ी खबरें क्या है जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। तो बात सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर की होगी, जहां पर आज दबाव दिख रहा है। मुनाफा वसूली हल्की यहाँ पर दिख रही है, 200 रुपये के आसपास एमसीएक्स गोल्ड कारोबार कर रहा है। वहीं चांदी करीब 150 रुपए की कमजोर है। इक्विटी में भी जो खरीदारी वापस से लौटी है, उससे भी यहाँ पर रुझान सोने चांदी में आज कम हुआ है। कच्चे तेल की बात करें तो कल बड़ी तेजी दिखी, $99.5 तक पहुंचा ब्रेंट क्रूड का भाव आज, लेकिन सुस्ती दिख रही है। लेकिन अभी भी $97 के ऊपर ब्रेंट बना हुआ है, 6,900 के आसपास एमसीएक्स क्रूड है। नेचुरल गैस की बात करें तो उत्पादन में कमी से यहाँ पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। कॉपर 2022 में कॉपर का भाव $10,450 प्रति टन के आसपास रह सकता है, ऐसा अनुमान बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की तरफ से जताया गया है। जिंक की अगर बात करें तो यूरोप में जारी पावर संकट से यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, उत्पादन घटने की चिंता यहाँ पर बरकरार है। निकेल बैटरी कंपनियों से मजबूत मांग से यहाँ पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि आज के सत्र में एक रेंज में ही कारोबार हो रहा है, 1850 रुपए के आसपास। एल्युमिनियम पूर्वी यूरोप में जिस तरह से तनाव है, उससे सप्लाई घटने की चिंता यहाँ पर दिख रही है, उसका फायदा यहाँ पर एल्युमिनियम को मिल रहा है। लेकिन एमसीएक्स पर आज रिकॉर्ड स्तरों से हल्की गिरावट दिख रही है। एग्री मार्केट की बात करें तो मेंथा ऑयल जहाँ पर निचले स्तरों पर अब खरीदारी वापस लौटी है, 980 के आसपास आज एमसीएक्स मेंथा कारोबार कर रहा है। कॉटन कई दिनों की मुनाफा वसूली के बाद आज फिर से तेजी दिख रही है, आधे % से ज्यादा की तेजी यहाँ पर एमसीएक्स कॉटन में दिख रही है। हल्दी नई आवक आने के बावजूद यहाँ पर तेजी बनी हुई है, एनसीडीएक्स पर हल्दी का काउंटर 10,000 के ऊपर बना हुआ है। जीरा मजबूत मांग और फसल को लेकर चिंता बरकरार है, जिससे यहाँ पर लगातार तेजी है, 22,500 रुपए के आसपास एनसीडीएक्स पर जीरा का वायदा पहुंच गया है। धनिया उत्पादन में कमी का अनुमान है, उससे यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है और अच्छी तेजी आज के कारोबार में भी। कैस्टर उत्पादन काफी कम रहने का अनुमान है, 3 साल में सबसे कम उत्पादन की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। ग्वार आज हल्की तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है। तो ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के मार्केट में आपको क्या करना है। सबसे पहले धर्मेश, आपको गोल्ड और सिल्वर को लेकर क्या लग रहा है? ये तेजी टिक नहीं पा रही है 50,000 के ऊपर, क्या इस बार एमसीएक्स गोल्ड आपको लग रहा है कि टिक पाएगा? गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर आप सोने की बात करें तो सोने में जो तेजी है वो बरकरार रहेगी मेरे हिसाब से, जब तक ये जियोपॉलिटिकल टेंशन जो प्रीमियम इसमें ऐड हो रहा है। और आप देखिए कंटिन्यूसली मार्केट $1,800 से $1,900 का जो एक दायरा है, इसे मेंटेन रखा है। ऐसे कि नहीं मार्केट में क्रैश आ रहा है, बट मार्केट सस्टेन हो रहा है $1,900 के इर्द गिर्द। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 50,000 का जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, मार्केट उस पर टिका हुआ है और 51,000 के लेवल्स पे जाने की गुंजाइश है, और मुझे लगता है कि ये वहां पे भी ब्रेकआउट दे देगा। फंडामेंटली अभी भी काफी तेजी है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आगे चल के रुपया कमजोर होना चाहिए, क्योंकि देखो कच्चे तेल और सोने के कारण ट्रेड डेफिसिट इंडिया का काफी हाई हो सकता है। और ये क्वार्टर में जैसे रिजल्ट आएगा, आप देखिए कि रुपया अराउंड 76-77 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो उस कारणवश डोमेस्टिक मार्केट में सोना और बाकी सारे कमोडिटी मार्केट में आपको एक अच्छी छलांग देखने मिल सकती है प्राइस में। तो मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को कि जब तक प्राइस 1875-1870 के स्तर ब्रेक नहीं करता टेक्निकली, फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों साइड से गुंजाइश है प्राइस की ऊपर जाने की, तो मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को कि आप बाइंग साइड में रहे, गिरावट में बाय करें। तो अभी भी मार्केट में काफी तेजी का माहौल बना हुआ है और ये बरकरार रह सकता है। रह सकती है, ऐसा लग रहा है धर्मेश को। चलिए एक और खबर का रुख कर लेते हैं, वापस से फिर हम लौटेंगे वायदा बाजार की तरफ। हमारे साथ अतुल चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं, प्रेसिडेंट है सीके। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर सबसे पहले तो आपको तेल तिलहन इंडस्ट्री का आउटलुक जानना चाहेंगे, प्राइस आउटलुक आपको किस तरह का दिख रहा है? जिस तरह के नंबर्स आ रहे हैं और जो भी आंकड़े अभी तक सजेस्ट कर रहे हैं, उसमें तो लगातार तेजी दिख रही है, पाम तेल रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। दूसरी तरफ सनफ्लावर ऑयल को लेकर चिंता है यूक्रेन और रूस में तनाव से, और ब्राजील में भी सोया उत्पादन कम रहने की संभावना है मौसम की वजह से। तो ऐसे में क्या लग रहा है, ये तेजी आपको आगे भी बनी हुई रह सकती है? क्या आप सेंस कर रहे हैं सर? देखिए, इस लेवल पे बाजार इतने ज्यादा उठ चुके हैं इतने शॉर्ट पीरियड में
कि अगर मान लीजिए यूक्रेन और रशिया की जो जद्दोजहद चल रही है वो अगर सॉफ्टन अप हो जाती है और कुछ सोल्यूशन निकल आता है, तो मैं समझता हूँ जिस रफ्तार से बाजार ऊपर भागा है उस रफ्तार से थोड़ा बहुत नीचे भी आ सकता है। पर ये आपकी बात दुरुस्त है कि ब्राजील में भी क्रॉप थोड़ी लोअर है, इंडोनेशिया ने अपना वो कर रखा है, क्या नाम, एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग वगैरह। तो ये सारे फैक्टर्स तो हैं तेजी के, पर मोरल ये सारे फैक्टर्स आज के बाजार में फैक्टर इन हो चुके हैं। अब जब तक कोई नया फैक्टर नहीं आता इनको तेजी लाने में, तब तेजी इस लेवल पे मैं लॉन्ग जाना तो नहीं सजेस्ट करूंगा, पर शॉर्ट भी नहीं सजेस्ट करूंगा, साइडवेज ही रहना सजेस्ट करूंगा। दूसरा, सनफ्लावर का आपने बात सही बोली है, वो थोड़ा अगर ये वहाँ के क्या नाम ब्लैक सी एरिया में तकलीफ बढ़ी रही तो थोड़े शिपमेंट एक बार तकलीफ दे सकते हैं, तो हाजिर माल की बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। और जहां तक डोमेस्टिक का सवाल है, अपनी क्रॉप मस्टर्ड की अभी तक तो बहुत अच्छा शेप कर रही है और मैं समझता हूँ इस साल रिकॉर्ड क्रॉप होनी चाहिए। बट एक ही फिक्र है मेरे को कि कहीं मस्टर्ड भी अपने सोया की तरह ना हो जाए कि बड़ी क्रॉप है और फार्मर होल्डिंग ज्यादा मजबूत हो गई है, तो फार्मर रेगुलेटेड तरीके से मार्केट में माल ला रहा है, और वो अगर मस्टर्ड में भी रहा, रेगुलेटेड तरीके से माल आया, तो मैं समझता हूँ ये तेजी बरकरार रह सकती है। ये देखने वाली चीज रहेगी। की तरफ रिटेल प्राइस को लेकर अभी भी चिंता है, अभी भी दाम उस तरह से कम नहीं हुए। हालांकि सी की तरफ से दिवाली के समय भी आप लोगों ने अपील किया था और भाव कुछ कम किए गए थे रिटेल प्राइसेस में, फिर आपने होली के आसपास का वक्त है, आप वापस से आप लोगों ने ये किया है, तो उम्मीद लग रही है कि अब रिटेल में प्राइस और कुछ कम हो सकते हैं, और कितनी उम्मीद लग रही है कि भाव यहाँ से कम हो सकते हैं? आप देखिए, हम लोगों ने परसों ये रिक्वेस्ट या एडवाइजरी जारी की थी अपने सीनियर मेंबर्स को, सबको। उसके बाद से अभी बाजार, बिकॉज ऑफ ये जो रशिया और इनका जो तकलीफें बढ़ रही हैं, बाजार और तेज हो गए हैं। तो कितना ये ग्राउंड लेवल पे इफेक्ट होगा इसका, एक ये देखने वाली चीज है। एक ही चीज हिंदुस्तान को इस लेवल से अगर कुछ बाजारों को सॉफ्टन अप कर सकती है, वो है कि मतलब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई, जो इम्पेंडिंग लड़ाई दिख रही है, वो थम जाए और कुछ न कोई सोल्यूशन निकल आए। एंड सेकेंडली, अपने यहाँ की मस्टर्ड का मार्केट के अंदर फ्लो अच्छा स्ट्रॉन्ग रहे 10-15 दिन के अंदर। यही चीजें अभी बाजारों को दबा सकती हैं। एक चीज मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा कि कंजम्पशन हिंदुस्तान में इन दिनों काफी स्ट्रॉन्ग रहा है, क्योंकि धीरे धीरे इकोनॉमी खुल रही है, लोगों का घर से बाहर निकलना भी चालू हुआ है। तो ये सब चीजें ग्राउंड लेवल पे कंजम्पशन इंक्रीज होता दिख रहा है, तो ये भी बाजारों को ज्यादा सॉफ्टन अप होना डोमेस्टिकली थोड़ा मुश्किल दिखेगा। ओके, बिल्कुल सही बात है कि मांग भी जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, ऐसे में तो अब दाम अगर उत्पादन, अगर अकेले मस्टर्ड कितना संभाल पाएगा, अगर मस्टर्ड उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता है, बाकी इंटरनेशनल प्राइसेस पर भी हमें काफ़ी डिपेंड रहना पड़ता है। सर, कल एक अहम बैठक है पीएम के साथ तिलहन इंडस्ट्री की, क्या कुछ उस बैठक में हो सकता है और किस मुद्दे पर चर्चा होनी है? देखिए, इस बार पहली मरतबा मेरे को गवर्नमेंट में थोड़ी सीरियसनेस दिखाई दे रही है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड्स के मुतल्लक, तो उसी पे चर्चा होगी। और हम लोग जो इतने सालों से, इतने दिनों से बोलते आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ अब हाईएस्ट क्वार्टर में शायद ये चीज की थोड़ी सुनवाई चालू हुई है। मैं समझता हूँ इस बार जो सीरियसनेस दिख रही है, और वो इतने ज्यादा प्राइसेस ऊंचे भी हो गए हैं, वो आप ताज्जुब करेंगे। देखिए, 2019 में जब हम लोगों ने 15 मिलियन टन तेल इंपोर्ट किया था, तो अपना एडिबल ऑयल इंपोर्ट बिल था रफली अबाउट 65,000 करोड़ का। और इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में, जबकि हम लोगों का इंपोर्ट इज लाइकली टू बी लोअर 13 मिलियन टन के आसपास, पर अपना जो एडिबल ऑयल इंपोर्ट का बिल है वो 1.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंचता जा रहा है। तो इतना बड़ा इंपोर्ट बिल जो है ना, मैं समझता हूँ पॉलिसी मेकर्स को थोड़ा ट्रबल तो कर रहा है, और इसलिए लगता है कि इस बार सीरियसली कुछ न कुछ एक्शन होना चाहिए
कि तरह के एक्शन की उम्मीद करनी चाहिए, या फिर सिर्फ अब तक जिस तरह के सिर्फ ब्रॉडर बातें होती थी कि उत्पादन बढ़ाना है, इन राज्यों में बढ़ सकता है, या इस तरह की बातें, या कुछ पॉलिसी लेवल पे लग रहा है कि कुछ ठोस फैसले की उम्मीद की जा रही है? मेरे को तो थोड़ा लग रहा है कि इस मरतबा पॉलिसी लेवल पे सीरियस इंटरवेंशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स में सीरियसनेस आई है। अब उनको भी लग रहा है द राइटिंग ऑन द वॉल, और उनको ये भी लगने लगा है कि जो अभी तक का एडिबल, ये जो फूड सिक्योरिटी जो थी, वो व्हीट और राइस तक सहमत मतलब केवल रह गई थी। अब लगता है उनको ये भी लग रहा है कि फिर गेहूं और चावल से अकेले खाना नहीं बनता, चावल इन सब के साथ तेल की भी जरूरत पड़ती है। तो मैं समझता हूँ जो पल्सेस में इंटरवेंशन हुआ था, उसी लाइंस पे कुछ न कुछ सीरियस इंटरवेंशन ऑयल सीड के प्रोडक्शन को बढ़ाने में मैं समझता हूँ डेफिनेटली इस मरतबा होता दिखता है। ओके, शुक्रिया चतुर्वेदी जी, आपने वक्त निकाला और तमाम पहलुओं पर चर्चा की और बताया जो कल की जो एक अहम बैठक पीएम के साथ होने वाली है, उसमें तिलहन इंडस्ट्री को लेकर कुछ बड़े फैसले की उम्मीद लगाई जा रही है। शुक्रिया सर। चलिए आगे बढ़ते और वापस से नॉन एग्री सेगमेंट की ओर ही लौटते हैं। हम गोल्ड और सिल्वर की बात कर रहे थे। वंदना जी, आपको क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में जो आज मुनाफा वसूली दिख रही है, आपको लग रहा है कि और ये गिरावट बढ़ सकती है यहाँ से? विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन बढ़ता है तो मेन ट्रेंड के साथ रहना चाहिए और बाइंग साइड में ही रहना चाहिए। अगर गोल्ड में 50,200 के करीब लेवल्स आते हैं, फिर से लोअर लेवल बाइंग आती है, तो इस लेवल के पास यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। 50,450 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 50,075 रुपए तक का लगा के चल सकते हैं। सिमिलरली मुझे लग रहा है विश्वमोहन जी की सिल्वर में भी जो मेन ट्रेंड है वही उसके साथ यहाँ पे रहना चाहिए। हालांकि इंट्राडे में थोड़ा सा यहाँ पे हम करेक्शन आता हुआ देख सकते हैं, लेकिन मेरी राय रहेगी कि 64,300 के करीब यहाँ पे फिर से बाइंग करना चाहिए। 64,700 तक का जो लेवल्स है वो इजीली यहाँ पे आ सकता है इंट्राडे में। इसके लिए स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा 64,100 का। तो फिलहाल जो करेक्शन दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि इवनिंग ट्रेडिंग सेशन आते आते एक बार फिर से वहां पे बाइंग फिर से री इमर्ज हो और यहाँ पे जो क्लोजिंग होगी वो मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव साइड होना चाहिए। पॉजिटिव साइड में क्लोजिंग की उम्मीद कर रहे हैं। मनोज जी, आपको क्या लगता है जो करंट भाव है गोल्ड का 50,100 के आसपास, यहाँ पर आप किस तरह से ट्रेडिंग रणनीति बनाने की सलाह देंगे? मनोज जी, शायद आपका ऑडियो म्यूट है, प्लीज अनम्यूट करें और बताएं गोल्ड और सिल्वर में करंट लेवल पे क्या करना चाहिए। चलिए, शायद ऑडियो में ही कुछ दिक्कत है। धर्मेश जी, अब चांदी पर आपसे बात नहीं हुई थी, चांदी को लेकर क्या लग रहा है? चांदी लग रहा है कि एक बड़ी तेजी की तैयारी है चांदी में, और जो अगर मीडियम टर्म किसी का पर्सपेक्टिव है तो यहाँ पर चांदी खरीद के जाना चाहिए गोल्ड की बजाय? देखिए विश्वमोहन जी, चांदी काफी एक चंचल कमोडिटी है। इसमें जो वॉलेटिलिटी आप देखते हो वो सबसे ज्यादा आसमान छूने वाली वॉलेटिलिटी आ जाती है। तो ये स्पेशली स्पेक्युलेटर्स के लिए काफी अच्छी कमोडिटी है। इसमें आप बाइंग साइड में रहिए। अगर आप चांदी की चाल देखें, अगर आप अंतरराष्ट्रीय मार्केट में देखें, तो ये $22 के नीचे नहीं जा पा रहा और $25 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा। मार्केट इसी दायरे में ट्रेड हो रहा है। इवन दो अगर आप सोने की बात करें तो सोना ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के नजदीक ट्रेड हो रहा है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में। तो इसमें अभी भी काफी क्षमता है, क्योंकि आप देखिए बेस मेटल 10 साल के ऊंचाई पे चल रहा है, सोना ऊंचाई पे चल रहा है, बट चांदी ऐसी कमोडिटी जो अब तक मूव नहीं हुई है। तो डेफिनेटली इसमें अभी भी जो उबाल है वो बन रहा है। बट मैं रेकमेंड करूंगा स्पेकुलेटर्स को कि स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, इसमें बाइंग साइड में रहे तो काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है। जैसे ये $25 का आंकड़ा ब्रेक करता है और अंतरराष्ट्रीय मार्केट से और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो अराउंड 65,000 से 17,000 का जो लेवल है वो ब्रेक करता है, मार्केट उसके ऊपर चले जाता है, तो काफी अच्छी तेजी इसमें देखने मिल सकती है। निचले तरफ में देखिए, अगर आप देखिए डोमेस्टिक मार्केट में तो 50,000 के लेवल्स पे टिकता है, फिर से मार्केट जंप कर देता है। तो मार्केट 10% का मूव दे रहा है कंटिन्यूसली। बट मैं रेकमेंड करूंगा इसमें आप बाइंग साइड में रहे, हर लेवल में बाइंग करिए, बट जब भी मुनाफे में आए आप अपना स्टॉप लॉस टेल करते जाइए या मुनाफा वसूल करिए, क्योंकि इसमें दोनों साइड की मूव आती है और अच्छी खासी मूव आती है। बट मैं इसमें काफी बुलिश हूँ। मैं अगर अपना इन्वेस्ट करने का रिकमेंडेशन दूंगा तो चांदी में ज्यादा प्रेफर करूंगा कि चांदी में अपसाइड काफी हाई है रादर देन डाउन साइड। तो चांदी मेरी एक हॉट पिक रहेगी ये वर्ष के लिए, यानी 2022 के लिए हॉट पिक धर्मेश को लग रहा है कि चांदी में ज्यादा तेजी की उम्मीद लग रही है। लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से अगर किसी को इंट्राडे व्यू है तो मनोज जी क्या करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में आज? विश्वमोहन जी, बिल्कुल यहाँ पे ओवरऑल जो फंडामेंटल्स है वो पॉजिटिव। ओके
वॉलेटिलिटी यहाँ ज्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन हमारा मानना है कि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। गोल्ड में भी यहाँ 49,770 के जो लेवल्स है वो स्ट्रांगली होल्ड हो रहे हैं, तो डिप में यहाँ बाइंग करके ही चलना चाहिए। 49,500 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर में 50,400, 50,600 ये लक्ष्य रखे जा सकते हैं। वहीं सिल्वर में यहाँ इंडस्ट्रियल मेटल दिख रहा है। चांदी में हमारा मानना है कि 63,800 के जो लेवल्स है वो बाइंग के लिहाज से अच्छे होंगे। 63,220 का एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ भी 65,000 तक के लेवल्स के लिए बाइंग की जा सकती है। चलिए, गोल्ड और सिल्वर में बाइंग की सलाह है। सिल्वर इन्होंने 63,800 रुपये पे खरीदारी की सलाह दी है, टारगेट है 65,000 का। चलिए अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। कच्चा तेल धर्मेश कल 99.5 तक ब्रेंट पहुंचा, 100 के बेहद करीब पहुंचा, लेकिन आज बहुत ही सुस्ती के साथ कारोबार हो रहा है। क्या लग रहा है, किस तरह का मूव आपको यहाँ से दिख रहा है? अगर तनाव जिस तरह से, सैंक्शंस भी अगर लगातार इस तरह से लगते रहें तो रसिया भी रिटेलिएट करने की कोशिश करेगा, क्या इससे माहौल और बिगड़ेगा और आपको लग रहा है कि $120 तक भी ब्रेंट का भाव जा सकता है? देखिए, कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में जो पहले के जो 3 महीने हैं उसमें एक तो ठंडी का प्रीमियम और दूसरा है जियोपॉलिटिकल प्रीमियम, ये दोनों इसमें एड ऑन हो चुके हैं। इनफैक्ट मैं लास्ट 3 महीने से ये शो में यही कह रहा हूँ कि कच्चे तेल में तेजी में रही है, कोई भी गिरावट में बाय करिए। अगर आप देखिए पिछले महीने जब जो रिटेलिएट हुए थे रूस वाले, बट उन्होंने अपनी ट्रूप वापस बुलाई, तब $1-2 का आपको मुनाफा वसूली देखने मिली थी, जो अराउंड $90 के नीचे आ गया था। फिर वहां से ऑलमोस्ट $10 फिर से बढ़ गया। तो फंडामेंटली अभी भी तेजी में है। पहले के 3 महीने काफी हाई प्रीमियम में चल रहे हैं और बाकी के 3 महीने, अगर आप देखिए आगे के 3 महीने नवंबर से लेके अक्टूबर 2023 के प्रीमियम देखिए मार्केट तो ऑलमोस्ट बैकवर्डेशन में आ चुका है। तो कहीं ना कहीं मार्केट बेली कर्व कर रहा है। यहाँ से शॉर्ट टर्म में स्पेक्युलेटर्स और इंट्राडे प्लेयर्स मैं रेकमेंड करूंगा गिरावट में बाय करें, बट आगे के महीने में आप अभी बाय ना करें जब तक मार्केट में कोई स्टेबिलिटी नहीं आती। 100 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो काफी सारे शॉर्ट पोजीशंस अपने एग्जिट होंगे, तब आपको शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है। इसलिए आप देखिए मार्केट $100 के ऊपर जा नहीं पा रहा है, वहां पे काफी प्रेशर आ रहा है 100 का, बट फंडामेंटली इसे सपोर्ट मिलेगा और प्राइस 100 के लेवल्स पार कर देगा। मैं रेकमेंड करूंगा बाय साइड में रहिए। 7,300 से लेकर 7,500 के लेवल्स आपको एमसीएक्स में देखने मिल सकते हैं। मनोज जी, किस लेवल पे आप बाइंग की सलाह देंगे? अगर एमसीएक्स में अगर 6,900 के आसपास क्रूड का भाव है, आप कहां पे खरीदारी की सलाह देंगे कच्चे तेल को? शायद ऑडियो में ही कुछ दिक्कत है। हालांकि इनके कॉल हमारे पास हैं। मनोज जी ने 6,840 में खरीदारी की सलाह दी है। स्टॉप लॉस 6,760 का लगाना है, टारगेट है 6,980 का। इंट्राडे के लिए इनका ये कॉल है कच्चे तेल को लेकर। वंदना जी, अब बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। लगातार नए हाई, मल्टी ईयर हाई या रिकॉर्ड हाई भी कुछ काउंटर्स में दिख रहे हैं। ऐसे इन लेवल्स पर अभी भी आपको लग रहा है कि कुछ स्ट्रीम बचे हुए हैं बेस मेटल्स में? अगर हैं तो कौन से ऐसे काउंटर्स हैं जहां पे आप खरीदने की सलाह देंगे? जी विश्वमन जी, एल्यूमिनियम में हम लोगों ने ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई आता हुआ देखा है और क्रूड से पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। अब जो क्रूड में करेक्शन आ रहा है उसका इंपैक्ट यहाँ पे एल्यूमिनियम में भी देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम प्राइसेस नीचे की तरफ 262 तक भी आ सकते हैं यहाँ पे फिलहाल। तो यहाँ पे मैं बाइंग में रहना चाहूंगी, लेकिन बाइंग में मुझे लग रहा है कि जिंक और निकल दो ऐसी कमोडिटी है जिसमें एक जो अपवर्ड जर्नी है ये यहाँ पे थोड़ा सा कंटिन्यू कर सकते हैं। सप्लाई साइड टाइटनेस है ये यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से निकल को बाय करना चाहिए। 1845 पे 1860 का टारगेट रखना होगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे 1838 का लगा के चल सकते हैं। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे जिंक है। मुझे लग रहा है कि जिंक में फिर से एक बाइंग जो है रीमर्ज यहाँ पे हो सकती है। 298.5 पे बाइंग करनी चाहिए। 300 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 297.75 तक का भी लगा के चल सकते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट टर्म जाए तो मुझे यहाँ पे लग रहा है विश्वमोहन जी 302 303 तक का भी लक्ष्य यहाँ पे जिंक में रखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी जो भी डेटा आएंगे वो यहाँ पे पॉजिटिव आएंगे और जो कॉन्सेंट्रेशन है इन्वेंट्रीज का वो यहाँ पे चाइना में है, लेकिन अगर एलएमई को देखा जाए तो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो काफी कम यहाँ पे हो चुका है। तो मेरे ख्याल से सप्लाई साइड टाइटनेस जो है ये बना रहेगा। अभी यहाँ पे बैकवर्डेशन में है ये कमोडिटीज, तो अपसाइड फिलहाल यहाँ पे बना रहना चाहिए बेस मेटल में। अपसाइड की गुंजाइश बनी रहेगी यहाँ पर। मनोज जी, अब बेस मेटल में अगर कोई टॉप पिक एक अगर कोई काउंटर आज के लिए चुनना हो तो आप क्या सलाह देंगे आज के लिए? यहाँ पे कॉपर को मैं प्रेफरेंस दूंगा क्योंकि ये लगाड़ रही है कमोडिटी पिछले काफी सेशन से। मार्च कॉन्ट्रैक्ट में 762 के लेवल्स पे यहाँ लॉन्ग करना चाहिए 757 के स्टॉप लॉस से। यहाँ ऊपर में 772 तक के लक्ष्य जो है वो रखे जा सकते हैं। मेश जी, आपको लग रहा है बेस मेटल्स में कहीं मौका इन लेवल्स पे? देखिए, बेस मेटल की बात करूं तो बेस मेटल मेरी जो हॉट पिक और कंटिन्यूस लास्ट 1 साल से मैं यही कह रहा हूँ कि 2 काउंटर है जो
मैं रेकमेंड करूंगा। एक है निकल, जिसमें मेरी गुंजाइश है कि 1900 के स्तर भी ब्रेक कर देंगे शीघ्र ही, और अगर रुपए के वीकनेस के कारण ये 1950 से 2000 के लेवल भी दिखा सकता है, तो निकल एक काउंटर है। और दूसरी मेरी काउंटर एल्यूमिनियम में रहेगी। एल्यूमिनियम अगर देखिए पिछले साल ये 110 120 में ट्रेड हो रहे थे, और आज के तारीख में ऑलमोस्ट 250 के ऊपरी स्तरों पर सस्टेन हो रहा है। फंडामेंटली अभी भी काफी तेजी है दोनों काउंटर में, तो गिरावट पे बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी निकल और एल्यूमिनियम। और एल्युमिनियम दो टॉपिक है धर्मेश जी की तरफ से। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। मनोज जी, स्पाइसेस में आज भी रफ्तार है, कोरिएंडर आज लीड कर रहा है, कोई टॉपिक आज के लिए स्पाइसेस में? बिल्कुल, यहाँ पे कोरिएंडर में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और लोअर लेवल्स पर बार बार बाइंग देखने को मिल रही है। डिप में यहाँ बाइंग करके चलना चाहिए। 11,000 के लेवल्स काफी अच्छे लेवल्स हैं। नीचे में 10,800 के नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ऊपर में 11,300 11,550 तक के भी लक्ष्य रखे जा सकते हैं। वहीं यहाँ पे टर्मरिक में भी जो है बाइंग करना प्रेफर कर, यहाँ बाइंग करके चलना चाहिए। नीचे में 9,740 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 10,150 और 10,300 ये दो लक्ष्य जो है लेकर के चल सकते हैं। तो ओवरऑल स्पाइसेस कॉम्प्लेक्स में कोरिएंडर और टर्मरिक यहाँ पे बाइंग के लिहाज से बेहतर लगते हैं। यानी हल्दी और धनिया दो काउंटर है मनोज जी की तरफ से। वंदना जी, एग्री मार्केट में आपकी तरफ से कोई पिक आज के लिए? विश्वभान जी, टर्मरिक में जो रिसेंट करेक्शन आया तो एक्सपोर्ट क्वेरीज बढ़ी हैं, तो मुझे लग रहा है कि हर करेक्शन पे यहाँ पे बाइंग आ रहा है। 10,000 के करीब यहाँ पे टर्मरिक को बाय करना चाहिए। 10,100 का टारगेट रखना होगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे 9,950 का लगा के चल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर मिड टर्म जाए तो यहाँ पे मैं 10,300 का लक्ष्य देना चाहूंगी टर्मरिक में। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे ग्वार काउंटर में ग्वार सीड है। मुझे लग रहा है यहाँ पे भी बाइंग जो है फिर से यहाँ पे आएगी। 62.15 के करीब यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। 62.55 का यहाँ पे टारगेट लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके लिए लगा के हमें चलना होगा 61.95 का। तो ये ग्वार और हल्दी वंदना जी की तरफ से। शुक्रिया वंदना जी आपका, मनोज जी आपका, धर्मेश जी आपका। अब तीनों ने वक्त निकाला और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स दिए और पूरा आउटलुक और फंडामेंटल्स भी समझाया। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश।